नमस्कार। प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोरा का 5वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। गोरा और विनय अच्छे मित्र होते हैं। दोनों हिंदू हितैषी सभा के लिए काम करते हैं। गोरा जहां अपने सिद्धांतों पर बिल्कुल अड़ा रहने वाला इंसान है, वहीं विनय थोड़ा मिला जुला कर चलने वाला। विनय के पड़ोस में परेश बाबू अपने परिवार के साथ रहने आते हैं। उनकी बेटी सुचारिता, उनके छोटे भाई सतीश और उनके परिवार से विनय की अच्छी जान पहचान हो जाती है। गोरा को समाज के कुछ गुटों से परहेज है। यह परिवार उन्हीं गुटों में आता है। विनय की उस परिवार से मित्रता गोरा को बहुत खलती है। इस बात को लेकर दोनों में कई बार बहस भी हो चुकी होती है। गोरा की माँ आनंदमयी उन दोनों के बीच हो रहे अलगाव को सुलझाने की कोशिश करती रहती हैं। उनके लिए दोनों ही उनके लड़कों के बराबर हैं। गोरा का एक बड़ा सौतेला भाई भी है, महिम, जिससे गोरा ज़्यादा बातचीत नहीं करता। उसकी ज़्यादा बातचीत विनय के साथ ही होती है। गोरा के पिता कृष्णदयाल यह चाहते हैं कि गोरा का कहीं विवाह हो जाए। इसके लिए वह गोरा से कहते हैं कि उनके मित्र परेश बाबू कलकत्ता से आए हुए हैं, वह जाकर उनसे मिल ले। गोरा को परेश बाबू के यहाँ भिजवाने का मुख्य ध्येय यह होता है कि परेश बाबू के यहाँ कई लड़कियां हैं और गोरा अपने पिता की बात कभी टाल नहीं सकता। इधर विनय को परेश बाबू के घर से निमंत्रण पर निमंत्रण आ रहे थे, परंतु गोरा के भय से वह उनके घर जाने का साहस न जुटा पाता था। कदम कदम पर विनय ने गुट के भारतवर्ष के बहुत से नियम माने हैं, पर आज उसके मन में एक विद्रोह जाग उठा। वह गोरा के घर जा पहुंचा, पर गोरा घर पर नहीं था। आनंदमयी माँ के साथ विनय ने अपना दिल खोलकर रख दिया। मन पर से एक बोझ सा उतर गया। उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। रास्ते में परेश बाबू मिल जाते हैं और विनय को अपने घर ले जाते हैं। सुचारिता बहुत ही सहज तरीके से विनय से मिलती है, जबकि विनय संकोच से भरा। वहाँ पर वह परेश बाबू के पूरे परिवार से मिलता है। परिवार में 3 लड़कियाँ और एक युवक भी है, जो उनके दूर का रिश्तेदार है। परेश बाबू की स्त्री का नाम वरदा सुंदरी है और वह बड़े आधुनिक ख्यालों वाली महिला है। बड़ी लड़की का नाम लावण्य, जिसे लोगों से मिलना जुलना और गप्पे लड़ाना पसंद है। मंझली ललिता, यह लावण्य से ठीक उल्टी। उसे अधिक बातचीत करना पसंद नहीं, वो अपने ढंग से रहती है। छोटी लीला, करीब 10 बरस की, दौड़ धूप और दंगा करने में तेज। वरदा सुंदरी अपनी तीनों लड़कियों के अंदर मौजूद गुणों को दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। विनय के आगे भी वह वही करती रहती हैं। इन सब के बीच उसी समय गोरा अपने पिता के कहने पर वहां परेश बाबू के घर उनसे मिलने आ जाता है। विनय का दिल धक सा हो जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। गोरा के माथे पर गंगा की मिट्टी का तिलक था। गाढ़ी की धोती के ऊपर उसने तनीदार कुर्ता पहन रखा था। कंधे पर मोटी सी चादर थी। पैरों में उठी सूंड वाले कटकी जूते थे। मानो वर्तमान ढंग के विरुद्ध एक मूर्तिमान विद्रोह सा वह सामने खड़ा था। विनय ने भी उसका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। गोरा के मन में एक विरोध की आग आज विशेष रूप से धधक रही थी। उसका कारण भी था। ग्रहण के नहान के लिए कल तड़के ही किसी स्टीमर कंपनी का जहाज यात्री लादकर त्रिवेणी के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में जहां तहां हुए पड़ाव से अनेक स्त्री यात्रियों के झुंड अपने साथ 2-2 एक-एक पुरुष अभिभावक लिए जहाज पर सवार हो रहे थे। बाद में कहीं जगह ही न मिले, इसलिए भारी ठेलम ठेल हो रही थी। जहाज पर सवार होने के तख्ते पर कीचड़ सने पैरों से चलती हुई कोई कोई स्त्री बेपर्दा होती हुई नदी के पानी में गिर पड़ती थी। किसी को खलासी भी धक्का देकर गिरा देते थे। कोई स्वयं सवार हो गई थी, पर साथियों के न चढ़ पाने से घबरा रही थी। बीच बीच में वर्षा की बौछार आकर उन्हें और भिगो दे रही थी। जहाज में उनके बैठने का स्थान पूरा कीचड़ से भर गया था। उनके चेहरे पर और आंखों में एक पीड़ित, त्रस्त, करुण भाव था, मानो निश्चित रूप से यह जानकर कि वह बेबस होकर भी इतनी क्षुद्र हैं कि जहाज के मल्लाह से लेकर मालिक तक कोई उनकी विनती पर जरा भी मदद नहीं करेगा। उनकी प्रत्येक चेष्टा में एक अत्यंत कातर आशंका का भाव दिख पड़ता था। ऐसी हालत में भरसक गोरा यात्रियों की मदद कर रहा था। ऊपर पहले दर्जे के डेक से एक अंग्रेज और एक आधुनिक ढंग के बंगाली बाबू जहाज की रेलिंग पकड़े आपस में हंसी मजाक करके
मुंह में चुरट दबाए तमाशा देख रहे थे। बीच बीच में किसी यात्री की बेहद दुर्गति देखकर अंग्रेज हंस उठता था और बंगाली भी उसमें योगदान दे रहा था। इसी तरह 2-3 स्टेशन पार करते हुए गोरा के लिए यह असहाय हो उठा। उसने ऊपर जाकर अपने वज्र कठोर स्वर में गरज कर कहा, धिक्कार है तुम लोगों पर, शर्म नहीं आती? कड़ी दृष्टि से अंग्रेज ने गोरा को सिर से पैर तक देखा। बंगाली ने उत्तर दिया, शर्म? हाँ, देश के इन सब जाहिल जानवरों के कारण शर्म तो आती ही है। मुंह लाल करके गोरा बोला, जाहिलों से ज्यादा बड़े जानवर वह हैं जिनमें हृदय नहीं है। बिगड़कर बंगाली ने कहा, यह तुम्हारी जगह नहीं है, यह फर्स्ट क्लास है। गोरा ने कहा, ठीक कहा, तुम्हारे साथ मेरी जगह हो भी नहीं सकती। मेरी जगह उन्हीं यात्रियों के बीच है, लेकिन मैं कहे जाता हूँ, फिर मुझे अपने इस फर्स्ट क्लास में आने को मजबूर न करना। कहता हुआ गोरा धड़धड़ाता हुआ नीचे उतर गया। उसके जाते ही अंग्रेज ने आराम कुर्सी पर दोनों पांव पसार कर उपन्यास में मुंह गड़ा लिया। उसके सहयात्री बंगाली ने उनसे बात करने की 1-2 बार कोशिश की, किंतु उसकी चली नहीं। देश के साधारण आदमियों में से वह नहीं है, यह साबित करने के लिए उसने खानसामा को बुलाकर पूछा, क्या खाने के लिए मुर्गी की कोई डिश मिल सकती है? खानसामा ने बताया कि केवल रोटी, मक्खन और चाय मिल सकती है। इस पर बंगाली ने अंग्रेज को सुनाकर अंग्रेजी भाषा में कहा, कंफर्ट के मामले में जहाज की व्यवस्था बिल्कुल रद्दी है। अंग्रेज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका अखबार मेज पर से उड़कर नीचे गिर गया था। बंगाली बाबू ने कुर्सी पर उठाकर उन्हें रख दिया, किंतु बदले में थैंक्स तक नहीं पाया। चंद्रनगर पहुंचकर उतरते समय अंग्रेज ने सहसा गोरा के पास जाकर टोपी उठाते हुए कहा, अपने बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। कहता हुआ वह तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन एक पढ़ा लिखा बंगाली अपनी साधारण जनता की दुर्गति देखकर विदेशी से मिलकर अपनी श्रेष्ठता का अभिमान करके हंस सकता है, इसका आक्रोश गोरा के भीतर सुलगता रहा। देश की साधारण जनता ने अपने को सब तरह के अपमान और दुर्व्यवहार का ऐसा आदी बना लिया है कि उसके साथ पशुवत व्यवहार करने पर भी वह उसे स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि उसे स्वाभाविक और जायज भी मान लेते हैं। इसकी जड़ में जो देशव्यापी घोर अज्ञान है, उसका ध्यान भग्न करके गोरा की छाती फटने लगी। किंतु उसे सबसे अधिक यही अखर रहा था कि देश के इस अपमान और दुर्गति को पढ़े लिखे लोग अपने ऊपर नहीं लेते, निर्दय होकर अपने को अलग करके इनमें अपना गौरव भी मान सकते हैं। इसीलिए आज पढ़े लिखे लोगों की सारी किताबी पढ़ाई और नकली संस्कार के प्रति पूर्णतः उपेक्षा दिखाने के लिए गोरा ने माथे पर गंगा मिट्टी का तिलक लगाया था और अद्भुत ढंग के नए कट के जूते खरीदे थे। उन्हें पहनकर गर्व से छाती फुलाकर वह इस ब्रह्म परिवार में आया था। मन ही मन विनय समझ गया कि गोरा का आज का यह रूप जैसे उसकी युद्ध सजा है। न जाने आज गोरा क्या कर बैठे। इसी आशंका से विनय का मन भय, संकोच और विरोध के भाव से भर उठा। वरदा सुंदरी विनय के साथ जब परिचय करा रही थी, तब सतीश वहां अपने लिए कोई काम न पाकर छत के एक कोने में टिन की एक फिरकी घुमाता हुआ अपना मन बहला रहा था। गोरा को देखकर उसका खेल बंद हो गया। फिर उसने विनय के कान में प्रश्न किया, यही आपके मित्र हैं? विनय ने कहा, हाँ। छत पर आकर गोरा एक क्षण विनय की चेहरे की ओर देखता रहा। फिर ऐसा हो गया मानो विनय को उसने देखा ही न हो। परेश बाबू को नमस्कार करके उसने निसंकोच भाव से एक कुर्सी खींचकर तेजी से कुछ पीछे हटाई और उस पर बैठ गया। वहां कहीं कुछ स्त्रियां भी हैं, यह लक्ष्य करना मानो उसने अशिष्टता समझा। इस असभ्य के पास से लड़कियों को ले जाएं। वरदा सुंदरी यही विचार कर रही थी कि परेश बाबू ने उनसे कहा, इनका नाम गौर मोहन है, मेरे मित्र कृष्णदयाल के लड़के हैं। तब गोरा ने उनकी ओर मुड़कर नमस्कार किया। विनय से वार्तालाप में सुचारिता गोरा की बात पहले ही सुन चुकी थी, किंतु यह समझने में उसे देर न लगी कि यह महाशय ही विनय के मित्र हैं। पहले ही दृष्टि से गोरा के प्रति उसमें एक खीज उपजी। किसी अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति में कट्टर हिंदूपन देखकर सह सके ऐसे संस्कार सुचारिता के नहीं थे, ना ही इतनी सहिष्णुता ही थी।
गोरा से परेश बाबू ने अपने बाल बंधु कृष्णदयाल के हालचाल पूछे। फिर अपने छात्र जीवन की बात करते हुए बोले, उन दिनों कॉलेज में हमारी अलग जोड़ी थी। दोनों काले पहाड़ की तरह थे, कुछ मानते ही नहीं थे। होटल में खाना ही अच्छा समझते थे। कितनी बार दोनों संध्या के समय गोल दिग्गी पर बैठकर मुसलमान की दुकान में कबाब खाकर आधी आधी रात तक बैठे इस विषय पर चर्चा करते थे कि कैसे हम लोग हिंदू समाज का सुधार करेंगे। वरदा सुंदरी ने पूछा, आजकल वह क्या करते हैं? गोरा बोला, अब वह हिंदू आचार का पालन करते हैं। वरदा बोली, लाज नहीं आती? मानो क्रोध से उनका सर्वांग जल उठा। कुछ हंसकर गोरा ने कहा, लाज कमजोर चरित्र का लक्षण है। कोई कोई तो बाप का परिचय देने में भी लजाते हैं। वरदा, पहले वह ब्रह्म नहीं थे? गोरा, मैं भी तो एक समय ब्रह्म था। वरदा, और अब आप साकार उपासना में विश्वास करते हैं। गोरा, आकार नाम की चीज की बिना वजह अवज्ञा करूं, ऐसा कुसंस्कार मेरा नहीं है। आकार को गाली देने से ही क्या वह मिट जाएगा? आकार का रहस्य कौन जान सका है? मृदु स्वर में परेश बाबू ने कहा, लेकिन आकार सीमा विशिष्ट जो है। गोरा ने कहा, सीमा के न होने से तो कुछ प्रकट ही नहीं हो सकता। असीम अपने को प्रकट करने के लिए ही सीमा का आश्रय लेता है, नहीं तो वह प्रकट कहाँ है? और जो प्रकट नहीं है वह संपूर्ण नहीं है। वाक्य में जैसे भाव निहित हैं, वैसे ही आकार में निराकार परिपूर्ण होता है। यदि मैं ना भी कहूँ तो उससे कुछ आता जाता नहीं है। संसार में आकार मेरे कहने न कहने पर निर्भर नहीं करता। निराकार ही यदि यथार्थ परिपूर्णता होती तो आकार को तो स्थान न मिलता। सुचारिता की यह अत्यंत दिली इच्छा होने लगी कि कोई उस घमंडी युवक को बहस में बिल्कुल हराकर इसे नीचा दिखा दे। विनय चुपचाप बैठा हुआ गोरा की बात सुन रहा है। यह देख मन ही मन उसे क्रोध आया। गोरा इतने जोर से बातें कर रहा था कि जोर को नीचा दिखाने के लिए सुचारिता के मन में भी उबाल आ गया। इसी बीच बैरा चाय के लिए केतली में गर्म पानी लाया। सुचारिता उठकर चाय बनाने लग गई। बीच बीच में विनय चकित सा सुचारिता के चेहरे की ओर देख लेता। उपासना के संबंध में यद्यपि विनय का मन गोरा से विशेष भिन्न नहीं था, किंतु उसे इस बात से दुख हो रहा था कि गोरा बिना बुलाए इस ब्रह्म परिवार में आकर ऐसी ढीठता से उनके विरुद्ध मत का प्रतिपादन कर रहा है। इस प्रकार लड़ने को तैयार गोरा के आचरण के साथ वृद्ध परेश बाबू के आत्मस्थिति, प्रशांत भाव, सभी तरह के तर्क वितर्क से परे एक गहरी प्रसन्नता की तुलना करके विनय का हृदय उनके प्रति श्रद्धा से भर उठा। मन ही मन वह कहने लगा, मत अमत कुछ नहीं होते। अंतःकरण की पूर्णता, दृढ़ता और आत्मप्रसाद, यही सबसे दुर्लभ वस्तुएं हैं। अंत में कौन सच है कौन झूठ है, इसे लेकर चाहे जितना तर्क कर लें, उपलब्धि रूप जो सच है वही वास्तव में सच है। सारी बातचीत के बीच परेश बाबू कभी कभी आंखें बंद करके अपने आत्मा के भीतर कहीं डूब जाते थे। यही उनका अभ्यास था। उस समय उनकी अंतर्निविष्ट शांत मुखाकृति को विनय एकटक से देख रहा था। गोरा इस वृद्ध के प्रति भक्ति का भाव अनुभव करके भी अपनी बातों को संयत नहीं कर पा रहा है। इससे विनय को बड़ी पीड़ा हो रही थी। कई प्याले चाय बनाकर सुचारिता ने परेश बाबू के चेहरे की ओर देखा। चाय के लिए किससे वह अनुरोध करे और किससे नहीं, इस बारे में उसे दुविधा हो रही थी। गोरा की ओर देखते हुए वरदा सुंदरी ने पूछ ही लिया, शायद आप तो यह सब कुछ लेंगे नहीं? गोरा ने कहा, नहीं। वरदा, क्यों? जात चली जाएगी क्या? गोरा ने कहा, हाँ। वरदा, आप जात मानते हैं? गोरा, जात का मेरी बनाई हुई चीज है जो मानूंगा। जब समाज को मानता हूं तब जात को भी मानता हूं। वरदा, क्या हर बात में समाज को मानना ही होगा? गोरा, न मानने से समाज टूट जाएगा। वरदा, टूट ही जाएगा तो क्या बुराई है? गोरा, जिस डाल पर सब एक साथ बैठे हो, क्या उसे काट देने में बुराई नहीं है? मन ही मन सुचारिता ने बहुत विरक्त होकर कहा, माँ, फिजूल का बहस करने से क्या फायदा? वह हमारा चुआ हुआ नहीं खाएंगे।
पहली बार गोरा ने सुचारिता की ओर स्थिर दृष्टि से देखा। सुचारिता विनय की ओर देखकर थोड़े संशय के स्वर में बोली, आप क्या? विनय कभी चाय नहीं पीता। मुसलमान की बनाई हुई डबल रोटी बिस्कुट खाना भी उसने बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया है, किंतु आज उसे न खाने से नहीं चलेगा। सिर उठाकर उसने जोर से कहा, हाँ अवश्य लूंगा। कहकर उसने गोरा की ओर देखा। गोरा के होठों पर कठोर हंसी की एक हल्की सी रेखा दिख पड़ी। चाय विनय को कड़वी लगी, किंतु उसने पीना नहीं छोड़ा। मन ही मन वरदा सुंदरी ने कहा, आह, यह विनय कितना भला लड़का है। फिर गोरा की ओर से उन्होंने बिल्कुल ही मुंह फेर कर विनय की ओर ध्यान दिया। यह देखकर परेश बाबू ने धीरे से अपनी कुर्सी गोरा की ओर सरकाते हुए मृदु स्वर में उससे बात करना शुरू किया। सड़क पर मूंगफली वाले ने ताज़ी मूंगफली की हाँक लगाई। सुनते ही लीला ने ताली बजाकर कहा, सुधीर दा, मूंगफली वाले को बुलाओ। उसके कहते ही सतीश छत से झुककर मूंगफली वाले को बुलाने लगा। इसी समय एक सज्जन और आ उपस्थित हुए। सभी ने उसे पान बाबू कहकर संबोधित किया, किंतु उनका असली नाम था हरान चंद्र नाग। उस टोले में विद्वता और बुद्धि के कारण उनकी विशेष ख्याति है। यद्यपि किसी और से कोई भी बात साफ साफ नहीं कही गई है, तथापि यह संभावना मानो वायुमंडल में बराबर तैरती रहती है कि इन्हीं के साथ सुचारिता का विवाह होगा। पान बाबू का मन भी सुचारिता की ओर लगा है, इसके बारे में कोई विशेष संदेह नहीं था, और इसी बात की आड़ लेकर लड़कियां सदा सुचारिता से मजाक करती रहती थीं। पान बाबू स्कूल में मास्टरी करते हैं। वरदा सुंदरी उन्हें निरा स्कूल मास्टर समझकर उनका विशेष सम्मान नहीं करती। वह कुछ ऐसा भाव दर्शाती हैं कि पान बाबू को अगर उनकी किसी कन्या के प्रति अनुराग प्रकट करने का साहस नहीं हुआ तो वही उचित हुआ है। उनके भावी दामाद डिप्टीगिरी के पद की कठिन शर्तों से बंधे हुए हैं। हरान बाबू की ओर सुचारिता के एक प्याला चाय सरकाते ही लावण्य दूर से ही उसकी ओर देखकर दबे होठों से मुस्कुराने लगी। वह सूक्ष्म हंसी भी विनय की नज़र से बची न रही। इतने थोड़े समय में ही दो एक मामलों में विनय की नज़र बड़ी तेज और सतर्क हो उठी थी, नहीं तो इससे पहले वह नज़र के पैमाने पर ऐसा प्रसिद्ध नहीं था। हरान और सुधीर काफ़ी दिनों से इस परिवार की लड़कियों से परिचित हैं और इस परिवार के इतिहास के साथ इतने घुले हुए हैं कि लड़कियों के आपस के इशारों का विषय बन गए हैं। विनय को यह बात विधाता के अन्याय सी लगी तथा उसके मन में चुभन सी होने लगी। इधर हरान के आ जाने से सुचारिता के मन में थोड़ी सी आशा का संचार हुआ। गोरा की हेकड़ी को जैसे भी नीचा दिखाया जाए तभी उसका जी ठंडा होगा। दूसरे मौक़ों पर हरान की बहसबाजी से वह प्रायः खींच उठती थी, किंतु आज इस तर्क वितर्क को देखकर उसने आनंद पूर्वक उसके सम्मुख चाय और डबल रोटी की प्लेट हाजिर कर दी। परेश बाबू ने कहा, पान बाबू ये हैं हमारे। हरान ने कहा, इन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक समय हमारे ब्रह्म समाज के सबसे बड़ी उत्साही सदस्य थे। यह कहकर गोरा से किसी तरह की बातचीत और न करने की कोशिश करके हरान चाय के प्याले की ओर ही सारा ध्यान देने लगा। उन दिनों एक दो बंगाली ही सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके स्वदेश लौटे थे। उन्हीं में से एक के स्वागत की बात सुधीर सुन रहा था। हरान ने कहा, बंगाली चाहे जितनी भी परीक्षाएं पास कर लें, लेकिन किसी बंगाली के द्वारा काम कुछ नहीं हो सकता। कोई बंगाली मजिस्ट्रेट या जज जिले का भार नहीं संभाल सकेगा। यही प्रमाणिक करने के लिए हरान बाबू बंगाली चरित्र के अनेक दोषों और दुर्बलताओं का व्याख्यान करने लगे। गोरा का मुख देखते देखते लाल हो उठा। उसने अपनी शेर सी दहाड़ को भरकर दबाते हुए कहा, आपकी राय अगर सचमुच यही है तो आराम से यहाँ बैठे हुए डबल रोटी किस मुंह से चबा रहे हैं? विस्मय से हरान ने भवें उठाते हुए कहा, फिर आप क्या करने को कहते हैं? गोरा, या तो बंगाली चरित्र के कलंक को मिटाइए या गले में फांसी लगाकर मरिए। हमारी जाति के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकेगा, यह कटु बात क्या ऐसे आसानी से कह देने की है? आपके गले में रोटी अटक नहीं जाती? हरान, सच्चाई कहने में क्या बुराई है? गोरा, आप बुरा न माने, किंतु यह बात अगर आप यथार्थ में सच समझते
तो ऐसे आराम से यूं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह सकते थे। आप जानते हैं कि बात झूठ है, तभी यह बात आपके मुंह से निकल सकी। हरान बाबू, झूठ बोलना पाप है। झूठी निंदा तो और भी बड़ा पाप है, और अपनी जाति की झूठी निंदा से बड़ा पाप शायद ही कोई हो। हरान गुस्से से बेचैन हो उठे। गोरा ने कहा, आप अकेले ही क्या अपनी सारी जाति से बड़े हैं? आप गुस्सा करेंगे और अपने पुरखों की ओर से हम लोग चुपचाप सब सहते जाएंगे। अब तो हरान के लिए पराजय मानना और भी कठिन हो गया। उन्होंने और भी ऊंचे स्वर में बंगालियों की निंदा करना शुरू कर दिया। बंगाली समाज की अनेक प्रथाओं का उदाहरण देकर वे बोले, ये सब रहते हुए बंगाली से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। गोरा ने कहा, जिन्हें आप कुप्रथा कहते हैं, केवल अंग्रेजी किताबें रट कर कहते हैं, स्वयं उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जब अंग्रेज की सब कुप्रथाओं को आप ठीक ऐसे ही निंदा करेंगे, तब इसके बारे में और कुछ कहिएगा। इस प्रसंग को परेश बाबू ने बंद करने की चेष्टा की, किंतु क्रुद्ध हरान ने बहस को किसी तरह से नहीं छोड़ा। सूर्य अस्त हो गया। बादलों के भीतर से आने वाले एक अपूर्व लाल प्रकाश से सारा आकाश लालिमामय हो उठा। विनय के मन के भीतर एक स्वर तर्क के कोलाहल को डुबाता हुआ गूंज उठा। परेश बाबू अपनी सायंकालीन उपासना में चित्त लगाने के लिए छत से उठकर बगीचे में चंपा के पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर जा बैठे। वरदा सुंदरी का चित्त जैसे गोरा से विमुख था, वैसे ही हरान भी उनके विशेष प्रिय नहीं थे। इन दोनों की बहस जब उनके लिए बिल्कुल असहाय हो गई, तब उन्होंने विनय बाबू को संबोधित करके कहा, चलिए विनय बाबू, हम लोग कमरे में चलें। वरदा सुंदरी का यह स्नेहपूर्ण पक्षपात स्वीकार करके विनय को बेबस होकर छत से कमरे में जाना पड़ा। लड़कियों को भी वरदा ने बुला लिया। सतीश बहस की गति देखकर पहले ही मूंगफली का अपना हिस्सा लेकर और कुत्ते खद्दू को वहां से लिए जा चुका था। वरदा सुंदरी विनय के सामने अपनी लड़कियों के गुणगान सुनाने लगी। लावण्य से बोली, वह अपनी कॉपी लाकर विनय बाबू को दिखाना। नए परिचितों को अपनी कॉपी दिखाने का लावण्य को अभ्यास हो गया है, यहाँ तक कि मन ही मन वह इसकी राह देखती है। आज बहस उठ खड़ी होने के कारण वह कुंठित सी हो गई थी। विनय ने कॉपी खोलकर देखी। उसमें अंग्रेजी कवि मूर और लॉन्गफेलो की कविताएं लिखी हुई थी। हाथ की लिखावट परिश्रम और सुघड़ता का परिचय दे रही थी। कविताओं के शीर्षक और प्रथमाक्षर रोमन शैली में लिखे गए थे। विनय के मन में कॉपी देखकर वास्तविक विस्मय हुआ। इन दिनों मूर की कविता कॉपी में नकल कर सकना लड़कियों के लिए कम बहादुरी की बात नहीं थी। विनय का मन काफी प्रभावित हो गया है, यह देखकर वरदा सुंदरी ने उत्साह से मंझली लड़की को संबोधित करके कहा, ललिता, तू बड़ी लक्ष्मी बेटी है, जरा अपनी वह कविता। रुखाई से ललिता ने कहा, नहीं माँ, मुझसे नहीं बनेगा, वह मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। यह कहकर वह दूर की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की ओर सड़क देखने लगी। वरदा सुंदरी ने विनय को समझाया, इसे सब कुछ याद है, किंतु बड़ी घुन्नी है, अपनी विद्या को प्रकट नहीं करना चाहती। उन्होंने ललिता की आश्चर्यजनक बुद्धि विद्या का परिचय देने के लिए एक दो घटनाओं का हवाला देकर कहा, ललिता बचपन से ही ऐसी है, रुलाई आने पर उसकी आंखों में आंसू भी आते थे। इस मामले में उसके स्वभाव की पिता से तुलना भी उन्होंने की थी। अब लीला की बारी आई। उसे कहते ही पहले तो वह खिलखिलाकर हंसती रही, फिर धड़ाधड़ एक ही सांस में चाबी की गुड़िया की तरह बिना अर्थ समझे हुए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कविता सुना गई। अब संगीत विद्या का परिचय देने का समय आ पहुंचा है, यह समझकर ललिता कमरे से बाहर चली गई। तब तक बाहर छत पर बहस तेजाबी हो उठी थी। गुस्से में आकर हरान तर्क छोड़कर गालियों पर उतरने को हो रहे थे। हरान की अशिष्टता से लज्जित और विरक्त होकर सुचारिता गोरा का पक्ष लेने लगी थी। यह बात भी हरान के लिए सांत्वना देने वाली नहीं थी। आकाश में कालीमा और सावन के मेघ घने हो गए। सड़क पर बेला के फूलों की हाँक लगाते हुए फेरी वाले निकल गए। सामने सड़क के कृष्णचूड़ा पेड़ के पत्ते में जुगनू चमकने लगे। साथ के घर की पोखर के पानी में काली घनी परत छा गई। परेश बाबू उपासना पूरी करके फिर छत पर आ गए। उन्हें देखते ही गोरा और हरान दोनों ही झेंप कर चुप हो गए। खड़े होकर गोरा ने कहा, रात हो गई है, अब चलूं।
विदा लेकर विनय भी कमरे से बाहर छत पर आ गया। परेश बाबू ने गोरा से कहा, तुम्हारी जब मर्जी हो यहाँ आ जाना। कृष्णदयाल मेरे भाई के बराबर हैं। अब उनसे मेरा मत नहीं मिलता, मुलाकात भी नहीं होती, चिट्ठी पत्री भी बंद है, लेकिन बचपन की दोस्ती नस नस में बस जाती है। कृष्णदयाल के नाते तुमसे भी मेरा बड़ा निकट संबंध है। ईश्वर तुम्हारा मंगल करे। परेश बाबू के शांत मधुर स्वर से गोरा की इतनी देर तक की बहस की गर्मी मानो सहसा ठंडी पड़ गई। गोरा ने आते समय परेश बाबू के प्रति कोई विशेष आदर प्रकट नहीं किया था, किंतु जाते समय सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करता गया। सुचारिता से किसी तरह का विदा संभाषण उसने नहीं किया। सुचारिता उसके सम्मुख है, अपनी किसी चेष्टा से इसको स्वीकार करना ही उसने अशिष्टता समझा। विनय ने परेश बाबू को झुककर प्रणाम किया और सुचारिता की ओर मुड़कर उसने नमस्कार किया। फिर लज्जित सा शीघ्रता से गोरा के पीछे पीछे नीचे उतर गया। हरान बाबू विदा लेने से बचने के लिए कमरे में जाकर मेज पर रखी हुई ब्रह्म संगीत की पुस्तक उठाकर उसके पन्ने उलटते रहे। विनय और गोरा के जाते ही हरान जल्दी से छत पर आकर परेश बाबू से बोले, देखिए, हर किसी के साथ लड़कियों का परिचय करा देना सम्माननीय नहीं समझता। भीतर ही भीतर सुचारिता कुढ़ती रही, अब धीरज न रख सकी, बोली, यदि पिताजी यह नियम मानते तब तो आपसे हम लोगों का परिचय ही न हो पाता। हरान बोले, मेल जोल अपने समाज तक सीमित रखना ही अच्छा होता है। हंसकर परेश बाबू बोले, पारिवारिक अंतःपुर को थोड़ा और विस्तार देकर आप एक सामाजिक अंतःपुर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लड़कियों को अलग अलग मत के लोगों से मिलाना ठीक ही है, नहीं तो यह उनकी बुद्धि को जानबूझकर कमज़ोर करना होगा। इनमें भय या लज्जा का तो कोई कारण नहीं दिखता। हरान, मैं यह नहीं कहता कि भिन्न मत के लोगों से लड़कियों को नहीं मिलाना चाहिए, किंतु लड़कियों से कैसे व्यवहार करना चाहिए इसकी तमीज़ तक उन्हें नहीं है। परेश बाबू, नहीं नहीं, यह आप कैसे कह सकते हैं? जिसे आप तमीज़ की कमी कहते हैं वह केवल एक संकोच है। लड़कियों से मिले जुले बिना वह दूर नहीं हो सकता। उद्धत भाव से सुचारिता ने कहा, देखिए पान बाबू, आज की बहस में तो मैं अपने ही समाज के आदमी के व्यवहार से लज्जित हो रही थी। इसी बीच दौड़ते हुए आकर लीला ने कहा, दीदी दीदी, कहते हुए सुचारिता का हाथ पकड़ा और उसे भीतर खींचती भी ले गई। उस दिन बहस में गोरा को नीचा दिखाकर सुचारिता के सामने अपनी विजय पताका फहराने की हरान की तीव्र इच्छा थी। सुचारिता भी आरंभ में यही आशा कर रही थी, किंतु संजोग से हुआ इसके ठीक उल्टा। धार्मिक विश्वास और सामाजिक सिद्धांतों में सुचारिता की सोच गोरा से नहीं मिलती थी, किंतु अपने देश के प्रति ममता, अपनी जाति के लिए पीड़ा उसके लिए स्वाभाविक थी। वह देश के मामलों की चर्चा प्रायः करती रही हो ऐसा नहीं था, किंतु उस दिन जाति की निंदा सुनकर अचानक जब गोरा गरज उठा, तब सुचारिता के मन में उसके अनुकूल ही प्रतिध्वनि गूंज गई। इतनी पीड़ा के साथ, इतने दृढ़ विश्वास के साथ कभी किसी ने उसके सामने देश की बात नहीं कही थी। साधारणतया हमारे देश के लोग अपने देश और जाति की चर्चा में कुछ दिखावे का सा भाव दिखाते हैं, मानो वास्तव में वे उन पर विश्वास न रखते हों। इसीलिए कविता करते समय देश के बारे में वे चाहे जो कह दें, देश पर उनकी आस्था नहीं होती। किंतु गोरा अपने देश के सारे दुख, दुर्गति, दुर्बलता के पार एक महान सच्चाई को साक्षात देख सकता था। इसलिए देश के दरिद्र को अस्वीकार किए बिना भी उसमें देश के प्रति ऐसी गहरी श्रद्धा थी। देश के आंतरिक शक्ति के प्रति उसमें ऐसा अडिग विश्वास था कि उसके निकट आने पर संशय करने वाले भी उसकी दुविधा विहीन देशभक्ति की ललकार सुनकर हार जाते। गोरा की इस अविचल भक्ति के सामने हरान के अज्ञानपूर्ण तर्क सुचारिता को निरंतर अपमान शूल से चुभ रहे थे। बीच बीच में वह झिझक छोड़कर ऊबे भाव से हरान की दलीलों का प्रतिवादन किए बिना न रह सकी। फिर गोरा और विनय की पीठ के पीछे हरान ने जब ईर्ष्यावश भद्दे ढंग से उनकी बुराई करनी शुरू की, तब इस ओछेपन के विरुद्ध भी सुचारिता को गोरा का ही पक्ष लेना पड़ा। तब भी ऐसा नहीं था कि गोरा के विरुद्ध सुचारिता के मन का विद्रोह एकदम शांत हो गया हो। गोरा का सिर पर चढ़ने वाला उद्धत हिंदूपन अब भी उसके मन पर आघात कर रहा था। वह ऐसा समझ रही थी कि इस हिंदूपन के भीतर कहीं प्रतिकूलता का भाव जरूर है। वह सहज शांत भाव नहीं है, अपनी आस्था में परिपूर्ण नहीं है।
बल्कि सर्वदा दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए कमर कसे हुए है। उस दिन शाम को हर बात में, हर काम में, यहाँ तक कि भोजन करते समय और लीला को कहानियां सुनाते समय भी सुचारिता के मन में कहीं गहरे में एक पीड़ा कसकती रही, जिसे वह किसी भी तरह दूर नहीं कर सकी। कांटा कहाँ चुभा है यह ठीक ठीक जानकर ही उसे निकाला जा सकता है। मन के कांटे को ढूंढकर निकालने के लिए उस रात सुचारिता देर तक छत के बरामदे में अकेली बैठी रही। रात के अंधकार में उसने अपने मन की अकारण जलन को जैसे पोंछकर दूर करने की कोशिश की, किंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। हृदय का बोझ हल्का करने के लिए उसने रोना चाहा, पर रो भी न सकी। एक अजनबी युवक माथे पर तिलक लगा कर गया, अथवा उससे बहस में हार कर उसका अहंकार नहीं तोड़ा जा सकता। इसी बात को लेकर सुचारिता इतनी देर से पीड़ा पा रही है। इससे अधिक बेतुकी और हास्यजनक बात और क्या हो सकती है। इन कारणों को बिल्कुल असंभव मानकर उसने मन से निकाल दिया है। अब असल लक्ष्य उसके सामने आया और उसका स्मरण आते ही सुचारिता को बड़ी लज्जा का बोध हुआ। आज 3-4 घंटे तक सुचारिता उस युवक के सामने बैठी रही और बीच बीच में उसका पक्ष लेकर बहस में योग देती थी। फिर भी मानो उसने उसे बिल्कुल लक्ष्य नहीं किया। जाते समय भी जैसे उसकी आंखों ने सुचारिता को देखा ही न हो। यह संपूर्ण उपेक्षा सुचारिता को बहुत गहरे में चुभ गई, इसमें कोई संदेह न रहा। दूसरे घर की लड़कियों से मेल जोल का अभ्यास न होने में जो एक संकोच होता है, विनय के व्यवहार में जैसे संकोच का परिचय मिलता है, उस संकोच में एक शर्मीली नम्रता होती है। गोरा के व्यवहार में उसका लेश मात्र भी नहीं। उसकी इस कठोर और प्रबल उदासीनता को सह लेना या अवज्ञा करके उड़ा देना सुचारिता के लिए आज क्यों असंभव हो उठा है। इतनी बड़ी उपेक्षा अबोध पर वह मानो मरी जा रही थी। हरान की थोथी दलीलों से जब एक बार सुचारिता बहुत अधिक उत्तेजित हो उठी थी, तब गोरा ने एक बार उसकी ओर देखा था। उस चितवन में संकोच का लेश मात्र भी नहीं था, किंतु उसमें क्या यह भी समझना कठिन था। उस समय क्या मन ही मन वह कह रहा था कि यह लड़की कितनी निर्लज्ज है, अथवा इसकी हिम्मत तो देखो, बिना बुलाए पुरुषों की बातचीत में टांग अड़ाने आ गई। लेकिन उसने अगर ठीक ऐसा ही सोचा हो तो उससे क्या आता जाता है, उससे कुछ भी तो आता जाता नहीं। फिर भी सुचारिता को यह सोच सोचकर बड़ी तकलीफ होने लगी है। उसने सारे प्रसंग को भूल जाने की, मन से मिटा देने की चेष्टा की, पर सब व्यर्थ। तब से गोरा पर गुस्सा आने लगा। मन के पूरे बल से उसने चाहा कि गोरा को एक बदतमीज और उद्धत युवक कहकर उसकी अवज्ञा कर दे, किंतु उस विशाल शरीर, वज्र स्वर पुरुष की, उस निसंकोच चितवन की स्मृति के सामने सुचारिता मानो अपने आप को तुच्छ अनुभव करने लगी। किसी तरह भी वह अपने गौरव को अपने सम्मुख स्थापित न कर सकी। सुचारिता को विशेष कारणों से सबकी आंखों में रहने का, दुलार पाने का अभ्यास हो गया था। मन ही मन वह यह सब चाहती रही हो ऐसा नहीं था। फिर आज गोरा की उपेक्षा क्यों उसे इतनी असहाय जान पड़ी। बहुत सोचकर सुचारिता अंततः इस परिणाम पर पहुंची कि उसने गोरा को खास तौर से नीचा दिखाने की इच्छा की थी, इसीलिए गोरा की अविचल लापरवाही से उसे इतनी कष्ट पहुंची है। इस तरह उधेड़ बुन करते करते काफी रात बीत गई। बत्ती बुझाकर सब लोग सोने चले गए। ड्योढ़ी का दरवाजा बंद होने का शब्द सूचना दे गया कि बैरा भी चौका बासन समाप्त करके सोने जाने की तैयारी कर रहा है। तभी रात के कपड़े पहने हुए ललिता छत पर आई और सुचारिता से बिना कुछ कहे उसके पास से होती हुई छत के एक कोने की मुंडेर के सहारे खड़ी हो गई। मन ही मन सुचारिता हंसी, समझ गई कि ललिता उस पर नाराज है। आज उसकी ललिता के पास सोने की बात तय थी, इसे वह बिल्कुल भूल गई थी। किंतु भूल गई थी कहने से तो ललिता से अपराध क्षमा नहीं कराया जा सकता। वह कैसे भूल गई, यही तो बड़ा अपराध है। समय रहते वादे की याद दिलाने वाली लड़की वह नहीं है, बल्कि वह मन मारकर सोने भी चली गई थी। ज्यों ज्यों देर होती गई त्यों त्यों उसका आहत अभिमान और तीखा होता गया। अंत में जब और सहना बिल्कुल असंभव हो गया, तब वह बिस्तर से उठकर बिना कुछ कहे यह जताने चली आई कि मैं अभी तक जाग रही हूँ। कुर्सी छोड़कर सुचारिता ने धीरे धीरे ललिता के पास आकर उसे गले लगाया और कहा, ललिता मेरी अच्छी बहन, नाराज न हो। ललिता ने सुचारिता की बाँह हटाते हुए कहा, नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी, तुम जाओ बैठो।
सुचारिता ने उसे फिर हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो भाई सोने चलें। ललिता ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़ी रही। अंत में सुचारिता उसे खींचती हुई सोने के कमरे में लेकर गई। रुंधे गले से ललिता ने कहा, तुमने इतनी देर क्यों की? पता है 11 बज गए। मैं बराबर घंटे गिनती रही हूं और अब तुम शीघ्र ही सो जाओगी। ललिता को छाती की ओर खींचते हुए सुचारिता ने कहा, आज मुझसे गलती हो गई बहना। यूं अपराध स्वीकार कर लेने पर ललिता का क्रोध दूर हो गया। बिल्कुल शांत होकर बोली, इतनी देर अकेले बैठी किसकी बात सोच रही थी दीदी? पान बाबू की? तर्जनी से उसे मारते हुए सुचारिता ने कहा, धत। ललिता को पान बाबू जरा भी अच्छे नहीं लगते। यहाँ तक कि और बहनों की तरह उनकी बात को लेकर सुचारिता को चिढ़ाना भी उसे अच्छा नहीं लगता। पान बाबू की इच्छा सुचारिता से विवाह करने की है, यह बात सोचकर ही उसे गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर चुप रहकर ललिता ने बात उठाई, अच्छा दीदी, विनय बाबू तो अच्छे आदमी हैं, है ना? इस प्रश्न में सुचारिता की राय जानने का ही उद्देश्य था, यह नहीं कहा जा सकता। सुचारिता ने कहा, हाँ विनय बाबू तो अच्छे आदमी हैं, बहुत ही सज्जन हैं। ठीक जिस ध्वनि की उम्मीद ललिता ने की थी, उसकी गूंज उसे इस उत्तर में नहीं जान पड़ी। तब उसने फिर कहा, लेकिन जो भी कहो दीदी, गौर मोहन बाबू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। कैसा भूरा चिट्टा रंग है, खुरदरा चेहरा, दुनिया में और किसी को कुछ समझते ही नहीं। तुम्हें कैसे लगे? सुचारिता बोली, कट्टर हिंदूपन है। ललिता ने कहा, नहीं, हमारे मंझले काका में भी तो कड़ा हिंदूपन है, किंतु वह तो और ढंग का है, लेकिन यह तो न जाने कैसा है। हंसकर सुचारिता ने कहा, हाँ जरूर न जाने कैसा है। कहते कहते गोरा की वही चौड़े माथी वाली तिलकधारी छवि का स्मरण करके उसे फिर गुस्सा आ गया। गुस्सा इसलिए कि उस तिलक के द्वारा ही गोरा ने मानो अपने माथे पर बड़े बड़े अक्षरों में यह लिख रखा है कि मैं तुमसे अलग हूं। इस अलगाव के प्रचंड अभिमान को धूल दूषित करके ही सुचारिता के जी की जलन मिट सकेगी। धीरे धीरे बातचीत बंद हो गई और दोनों सो गईं। रात के 2 बजे सुचारिता ने जागकर देखा, बाहर झमाझम बारिश हो रही है और बार बार बिजली की चमक उसकी मसहरी को भेद कर भीतर कौंध जाती है। कमरे के कोने में जो दिया रखा है वह बुझ गया। रात की निस्तब्धता और अंधकार में अविराम वर्षा के शब्द के साथ सुचारिता के मन में फिर वही वेदना जाग उठी। करवट अदल बदल कर उसने सोने की बड़ी कोशिश की। पास ही गहरी नींद में डूबी हुई ललिता को देखकर उसे ईर्ष्या भी हुई, किंतु किसी तरह नींद में डूबी उबकर बिस्तर छोड़कर वह बाहर निकल आई। खुले दरवाजे के पास खड़ी रही। बौछारें आने लगी। आप जिन्हें अशिक्षित कहते हैं, मैं उन्हीं के गुट का हूँ। आप जिसे कुसंस्कार कहते हैं, वही मेरा संस्कार है। आप जब तक देश को प्रेम नहीं करते और देश के लोगों के साथ मिलकर खड़े नहीं होते, तब तक आपके मुंह से देश की बुराई का एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। इस बात के जवाब में पान बाबू ने कहा था, ऐसा करने से देश का सुधार कैसे होगा? गरज कर गोरा ने कहा था, सुधार? सुधार तो बहुत बाद की बात है। सुधार से कहीं बड़ी बात है प्रेम की, श्रद्धा की। पहले हम एक तो हों, फिर सुधार भीतर से अपने आप ही हो जाएगा। अलग होकर आप लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप लोग जो कहते हैं कि देश में कुसंस्कार है, इसीलिए आप कुसंस्कारी लोग उससे अलग रहेंगे। किंतु मैं यह कहता हूं कि किसी से श्रेष्ठ होकर किसी से अलग नहीं होऊंगा। यही मेरी बड़ी आकांक्षा है। फिर एक हो जाने पर कौन सा संस्कार रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, यह हमारा देश जाने या जो देश के विधाता हैं वे जाने। पान बाबू ने कहा था, ऐसे अनेक रीति रिवाज और संस्कार हैं जो देश को एक नहीं होने देते। तब गोरा ने कहा था, अगर आप यही समझते हैं कि पहले उन रीति रिवाजों और संस्कारों को उखाड़ फेंकें और उसके बाद देश एक होगा, या तो समुद्र पार करने की चेष्टा करने से पहले समुद्र को सुखा देने जैसा होगा। अहंकार और अवज्ञा को छोड़कर नम्र होकर प्रेम से पहले स्वयं को सच्चे दिल से सबके साथ मिलाएं। उस प्रेम के आगे हजारों त्रुटियां और कमजोरियां सहज ही नष्ट हो जाएंगी। सभी देशों में अपने अपने समाजों में दोष और अपूर्णता है, किंतु देश के लोग जब तक जाति प्रेम के बंधन से एकता में बंधे हैं, तब तक उनका विष खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं। सरांध का कारण हवा में ही होता है, किंतु जीते रहे तो उससे बचते रहेंगे, मर जाए तो सड़ने लगते हैं।
मैं आपसे कहता हूँ, ऐसा सुधार करने आएंगे तो हम नहीं सह सकेंगे, फिर चाहे आप लोग हों चाहे मिशनरी हों। पान बाबू बोले थे। क्यों नहीं सह सकेंगे? गोरा ने कहा था। नहीं सह सकेंगे, उसका कारण है। माँ बाप की ओर से सुधार सहा जाता है, लेकिन पहरेदार की ओर से सुधार से कहीं अपमान होता है। इसीलिए वैसा सुधार मानने से मनुष्यत्व खत्म होता है। पहले अपने बनिए, फिर सुधारक बनिएगा, नहीं तो आपकी शुभ बातों से हमारा अनिष्ट ही होगा। यूं एक एक करके सारी बातचीत सुचारिता के मन में तैर गई और एक अनिर्देश्य व्यथा की कसक टीस दे गई। थककर सुचारिता फिर बिस्तर पर आ लेटी और हथेली से आंखें ढककर सोचना बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, किंतु उसके शरीर और कानों में एक झंझनाहट हो रही थी और इसी बातचीत के टुकड़े बार बार उसके मन में गूंज उठते थे। शेष कहानी अगले भाग में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला भाग लेकर जल्द उपस्थित होंगे। धन्यवाद।